सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का थर्ड पार्ट। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था किस तरह से क्या हिस्ट्री थी क्लासिफिकेशन की, डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड, न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव, लूथर मेयर कंक्लूजन, फिर डिमिट्री मेंडलीफ और उसके बाद मोस्ले का कंसेप्ट, जिसमें बोहर ने भी मिलकर अपना एक लॉ दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक टेबल बनाई थी जिसे कहा गया लॉन्ग या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर्स अगर 100 से ज़्यादा होते तो क्या होगा, ट्रांस यूनिक एलिमेंट, और उसके साथ हमने किए थे बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनकी IUPAC। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था सुपर हैवी मेटल के बारे में। अब हम जो बात करेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया था, S, P, D और F ब्लॉक एलिमेंट में। तो उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कॉपी और पेन रखिए साथ में, लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आता है यहाँ पर S ब्लॉक, यहाँ P ब्लॉक, यहाँ D और कहीं यहाँ पर F ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले आपको लेके चलना है जनरल कॉन्फिगरेशन। इसका जनरल कॉन्फिगरेशन होता है NS1 to 2। ठीक है, यानी NS1 भी हो सकता है, NS2 भी हो सकता है। अगर NS1 है और NS2 है, NS1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल बेटा, और इसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी में आपका जनरल कॉन्फिगरेशन का सबसे पहले ये लाइट मेटल्स होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं बेटा, और दे डू नॉट फॉर्म इन नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब वो ऐसे फ्री स्टेट में नहीं मिलते। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, इस वजह से नेटिव स्टेट कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे वो आपको, हमेशा किसी में कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, इनकी क्या होती है, लो आनेशन एंथैल्पी होती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी हाई होगी। ठीक है, दूसरा बेटा ये क्या कहते हैं, दे शो और फॉर्म मोनोवैलेंट और डाईवैलेंट आयन। ठीक है, यानी कि दैट इज़ वो +1 और +2 ही शो करते हैं, जैसे Na+, Ca2+ एंड सो ऑन। P ब्लॉक का कॉन्फिगरेशन होता है NS2 NP1 to 6, यानी NP में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं बेटा जैसे आपके ग्रुप 13 जिसे हम कहते हैं बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, जिसे हम कई बार निकोजन भी कहते हैं क्योंकि पॉइजन प्रोड्यूसर होते हैं, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, जिसे हम चैल्कोजन भी कहते हैं क्योंकि ये और बनाते हैं, ग्रुप 17 हेलोजन क्योंकि सॉल्ट बनाते हैं, और ग्रुप 18 होते हैं आपके नोबल गैस या इनर्ट गैस क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करते। इनकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, दे इन्वॉल्व मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट, सब एग्जिस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट इनकी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, दे शो इनर्ट पेयर। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में आता है आपका NS1 to 2 N-1 D 1 to 10। NS1 to 2 क्यों है, यानी कि S में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे स्ट्रक्चर आइटम में हमने डिस्कस किया था, कॉपर में 4s1 3d10 आ गया था और क्रोमियम में 4s1 3d5 आ गया था। ठीक है, तो NS1 to 2 N-1 D 1 to 10। तो ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हैवी मेटल्स होते हैं। पहला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा। तीसरा बेटा क्या कहते हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करते हैं। मतलब कहीं भी हम रिएक्शन करेंगे ना तो ये मेटल ग्रुप में यूज़ होता है, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, इथीन से इथेन बनाना है, H2 इन द प्रेजेंस निकल कर दो तो इथीन से इथेन बन जाएगा। चौथा
दे फॉर्म एलॉय, एलॉय बनाते हैं ये। 5वां, दे शो मैग्नेटिक करेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक करेक्टर मतलब वो आपके क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दोनों शो करते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम बात करते हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है NS 0 से 2, N-1 D 1 to 2 और N-2 F 1 to 40, ठीक है, 0 से 2, ओके। ये होता है इनका कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो आपका आ जाता है, देखो बेटा, अगर क्या कहते हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन N-1 D में, ध्यान से देखो, अगर आप तो NS 0 से 2, N-1 D 0 से 1 और N-2 F 1 to 40, तो ये आता है लैंथेनाइड में। NS2 ही होता है, नॉट 0 से 2, ठीक है। 0 से 1 कर रहे हो तो ये लैंथेनाइड कहलाएगा। अगर इसका NS2 N-1 D 0 से 2 लिख रहे हो, ठीक है, यानी कि आप 2 आ रहा है इसमें और N-2 F 1 to 14 आ रहा है, तो ये होता है बेटा आपका एक्टिनोइड्स। ये क्या होता है आपका एक्टिनोइड्स होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हिसाब किताब होता है। इसका जो होता है ये सारे क्या होते हैं, दे आर ऑल मेटल, पहली बात, ठीक है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे आर रेडियो एक्टिव नेचर, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। देखो बेटा, एक्टिनोइड सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, लैंथेनाइड रेडियो एक्टिव नहीं होते। लैंथेनाइड में सिर्फ प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव होता है, ओके। और दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, बट मैंने इसमें डाला क्योंकि 12th में आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कलर्ड बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ओके, नोट डाउन कर लो यहाँ पे। ये है क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब हम करेंगे बेटा पीरियोडिसिटी में आएंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसमें आपके ट्रेंड्स आएंगे, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपको 2 टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो टर्म आपका यहाँ पर आता है, इसे हम कहते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जिसे हम Z इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कई जगह हम इसको ENC भी लिखेंगे, ओके। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जरा ध्यान समझो। देखो बेटा, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींच रहा है, इस पुल को, ये जो खींच रहा है, इस पुल को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जो भी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से पुल को एक्सपीरियंस करता है, उसे हम कहते हैं उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सो ये क्या होता है बेटा, इट इज़ द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by outermost shell electron by the nucleus, ठीक है, ओके। जब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तक पुल करता है, तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसकी तरफ खींच रहा हूँ, तो मैं जो भी पुल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस इतने तरीके से खींच रहा है। अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट ज़्यादा है, ENC ज़्यादा है, यानी कि Z इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में क्या गए, शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको 2 तरह से रिपल्शन मिलता है, यहाँ पर एक तरह से रिपल्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर रिपल्शन कम मिल रहा है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। इस रिपल्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट,
शील्डिंग इफेक्ट या कई बार हम इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम भी दे देते हैं। अब ये क्या होता है? इट इज़ द रिपल्शन caused by the innermost shell electron to the outermost shell electron, ठीक है। इनर मोस्ट कोर के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट कोर के इलेक्ट्रॉन को जितना रिपल्शन देते हैं वो उसका क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान सुनना बेटा, जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसको हम कहते हैं अल्टीमेट शेल, जो बीच में होता है उसे कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, उसके अंदर जो होता है उसको कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, उसके या कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड याद ना है तो आप इनर कोर इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो जितने अंदर शेल्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉन प्लॉट ज़्यादा होगा, उनका रिपल्शन आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि बेटा रिपल्सिव बड़े फोर्स बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, और रिपल्सिव फोर्स कम होता है अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। कीप इट इन माइंड। तो ये दो चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट देगा, कितना ज़्यादा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जेड इफेक्टिव कितना स्ट्रांग होगा, ये कैसे पता चलेगा? मान लो जैसे मैं न्यूक्लियस हूँ, मैं थर्ड शेल के एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचना चाहता हूँ या सेकंड शेल के एक इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता हूँ, तो उसमें मेरा कितना पुल कितना स्ट्रांग होगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आया था बेटा स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल, दुनिया में कोई अगर ऐसा साइंटिस्ट है जिसे मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ तो वो है स्लेटर भाई साहब, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया था इन्होंने, बहुत अच्छा कंसेप्ट। इन्होंने सारे ब्लॉक्स को लेके चले थे। इन्होंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन एस और पी में होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इन्होंने कहा था जब डी और एफ में होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा। तो यहाँ पे दो केस आते बेटा। इन्होंने बेसिकली कहा था जो जेड इफेक्टिव होता है वो एटॉमिक नंबर माइनस सम कांस्टेंट के बराबर होता है, और इसको मैथड इन्होंने लिखा था z माइनस सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे क्या था? स्क्रीनिंग कांस्टेंट था बेटा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो पहले हम यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जैसे कि मैंने बताया अभी तक आपको कि स्लेटर्स रूल क्या कहता है, z इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है। z इफेक्टिव होता है एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। तो z इफेक्टिव जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसको आप z माइनस सिग्मा भी कह सकते हो। तो इस सिग्मा को निकालने के लिए स्लेटर्स ने अपने कुछ रूल दिए, ठीक है। इसने यहाँ पे जो रूल दिए थे वो दिए थे s, p, d और f इलेक्ट्रॉन के लिए, ओके। तो उसका जो रूल है इसमें दो केस आते हैं। केस 1, when the electron reside in s और p सबशेल। जब इलेक्ट्रॉन s और p सबशेल में हो, s और p ऑर्बिटल में हो, तब सिग्मा कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये जो रिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन present in residing shell is n, ठीक है। जो रिसाइडिंग शेल है हम उसको क्या लेके चलते हैं? n लेके चलते हैं। अब ऐसे कर लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये आगे तक के लिए भी एप्लीकेबल है, चाहे अगर आपके पास यहाँ पर d है या f है, कोई भी है तब भी एप्लीकेबल है, ठीक है। Let electron reside in the shell called n, ठीक है, ठीक है। हम n वो शेल नाम दे रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिसाइड कर रहा है, ओके। अब ध्यान से सुनना। तो पहला है all the electron which is higher, all the electron present in the shell higher than the residing shell, has no effect to sigma में कोई इफेक्ट नहीं करते वो, ठीक है। B, all the electron present in the residing shell
इन द रिसाइडिंग शेल, दैट इज़ n, ठीक है, कंट्रीब्यूट 0.35 टू सिग्मा, ठीक है, कितना देते हैं ये 0.35 कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। ऑल द इलेक्ट्रॉन present lower than the residing shell, that is n minus 1 contribute 0.85 to sigma, ठीक है, 0.85 का वो अफेक्ट देते सिग्मा को। एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन present in lowest the residing shell, ठीक है, residing shell contribute 1 to sigma। मतलब अगर n है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो सिग्मा होगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर किसी का आपको सिग्मा निकालना है, ये जो z अगर आपको सिग्मा निकालना है तो s और इलेक्ट्रॉन में है, तो इसमें क्या होगा n इंटू 0.35 प्लस n माइनस 1 0.85 प्लस n माइनस 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 3 इंटू 1 एंड सो ऑन। समझे, ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली। वेयर n इज़ अ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द रिसाइडिंग शेल, वेयर n इज़ अ शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिसाइड, यानी n वो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपसे कह दिया फाइंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफर्ड बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के लास्ट इलेक्ट्रॉन में का क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है, जैसे मुझे निकालना है। या आप कह दो z इफेक्टिव एंड हैंस फाइंड z इफेक्टिव। तो देखिए कैसे निकलेगा। देखो बेटा, सिलिकॉन होता है 14, तो देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल, ठीक है, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये हो गया आपका थर्ड शेल। उससे हमें क्या कहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन, ध्यान दो लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग शेल है वो ये है, यानी ये जो शेल हो जाएगा ये n हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा n-2, समझे, ये हो गया n जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये n-1 ये n-2। ओके, चलो अब देखो यहाँ क्या है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कोई एक होगा, बाकी थर्ड शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसको क्या करेंगे, शील्डिंग करेंगे, मतलब उसको रिपेल करेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो टोटल सिग्मा आएगा वो कैसा आएगा, ध्यान से सुनो, फॉर्मूला क्या था, n इंटू 0.35। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का निकालना है हमें। तो लास्ट शेल में यहाँ पे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से एक हटा दो, 3 बचे ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, तो 3 इंटू 0.35 प्लस यहाँ पे कितने 8 हैं, 8 इंटू 0.85 प्लस यहाँ कितने हैं 2 हैं, 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 3 9 1 10 प्लस 8 पंजे 40, 8 64 और 4 68 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6 2 8 1 9, तो 9.85 इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यानी कि जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा वो इतना होगा, यानी कि z इफेक्टिव अगर मुझे निकालना है इसका, तो z इफेक्टिव कितना होगा, एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का होता है 14 माइनस 9.85, तो कितना आएगा आपका, 10 में 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 13 में से 9 गया 4, ठीक है, तो 4.15 इसका z इफेक्टिव आएगा। गुड, अच्छा है, यानी कि पर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 z इफेक्टिव है, 4 न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट है। ओके, नोट डाउन। चलिए जी, एक एग्जांपल और करते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। तो रिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन का समझ आ गया आपको शेल का। अब मान लो उसने हमसे कह दिया फाइंड सिग्मा फॉर, मान लेते हैं पोटेशियम का दे दिया, ठीक है, 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, ठीक है। अब देखो कैसा करेंगे हम। देखो बेटा, पोटेशियम जो होता है वो होता है 19
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। 10th इलेक्ट्रॉन कौन सा आएगा? देखो 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हो गया पहला शेल, ये हो गया आपका सेकंड शेल, ये हो गया आपका थर्ड शेल और ये हो गया आपका फोर्थ शेल, ठीक है। ये शेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पता होना चाहिए हायर शेल का, ठीक है। अब देखो 10th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, यानी हमारा जो रिसाइडिंग होगा वो ये है, यानी यहाँ पे जो सेकंड शेल है वो आपका रिसाइडिंग हो गया, n हो गया। तो ये आपका n-1 हो गया, ये हायर हो गया, इनके तो मतलब ही नहीं, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हमारा रूल क्या कहता है? सिग्मा होता है n इंटू 0.35 प्लस n-1 0.85 प्लस n-2 इंटू 1, यही होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाले की वैल्यू तो है नहीं, ज़ीरो हटाओ, n यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो हमें 10वां इलेक्ट्रॉन का निकालना है, टोटल यहाँ पे कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बस 7 इलेक्ट्रॉन का 0.35 प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 0.85, ख़त्म। तो बेटा कितना आएगा? 7 पंचे 35, 7 21 और 2 21 और 3 24 प्लस 2 पंचे 10 8 16 1 17। तो ये आ जाएगा बेटा 5 7 4 11 3 1 4। तो इतना स्क्रीनिंग आएगा कांस्टेंट। और z इफेक्टिव इसका जो होगा वो होगा एटॉमिक नंबर विच इज़ 19 माइनस 4.15 यानी कि 85 14.85। ये न्यूक्लियस चार्ज इफेक्ट होगा इस 10वें इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। न्यूक्लियस के जितना पास होगा ना ये वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस से जितना दूर होगा ये वैल्यू उतनी कम होती रहेगी, ऑब्वियस है। यानी कि शेल्स बढ़ते रहेंगे तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे शेल बढ़ता रहेगा ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। देखो n 0.85 यहाँ पर बढ़ता रहेगा तो ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, क्योंकि आगे जगह देखो 1 हो रहा है, 1 से आगे भी होता है लेकिन 1 लेके चलो, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं केस 2। इफ़ इलेक्ट्रॉन reside in D और F शेल, अगर D और F में आ जाता है तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें वही रूल है। पहला रूल वही है कि द टोटल द इलेक्ट्रॉन present in higher shell then residing has no effect, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। B क्या है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन रिसाइडिंग शेल यानी कि n शेल, ठीक है, कंट्रीब्यूट 0.35, ठीक है, टू सिग्मा and C the lower shell electron offer 1 to sigma, ठीक है। 0.35 होता है और 1 होता है सीधा, उसमें 0.35 0.85 होता था, उसमें से 0.35 और सीधा क्या होता है 1 होता है। पर यहाँ तक आप नोट कर लो। अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है, चलो वैलेंटाइन लेते हैं, फाइंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट या सिग्मा फॉर 22nd इलेक्ट्रॉन ऑफ वैनेडियम, ठीक है। वैनेडियम का लेते हैं, DNF का ले लेते हैं एक। तो वैनेडियम क्या होता है बेटा? आपका 23 होता है वैनेडियम। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कहा 22nd, तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका फर्स्ट शेल, ये हो गया आपका सेकंड, ये आपका और ये आपका क्या है? थर्ड शेल। ध्यान से सुन लो, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे 22nd इलेक्ट्रॉन का है, तो 22nd का 2 4 6 8 10 2 12 6 18 3 21 1 22, है ना, ये 22 हो गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसको आप ऐसे लिखना बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, ऐसा कर लिखना, ज़्यादा इजी रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें है आपका 22nd इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि देखो 2 4 6 10 12 6 18 3 21 और 2 23, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 22nd इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 22nd, तो ये हो गया हमारा n, और ये क्या हो गया आपका n-1 हो गया, ये वाला पूरा। और बाकी सारे क्या हो गए? ये हो गए आपके n-2, ये हो गया n-3 एंड सो ऑन,
ठीक है। तो अब यहाँ पर सिग्मा कैसे करेगा, एन कितने हैं, एक, क्योंकि एक 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो उस पर एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा। इसकी मोशन कितना आएगा, एक पे कितना आएगा 0.35 प्लस बाकी सब पे कितना है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे कितने हैं 3 6 9 2 11 6 17 2 19 और 2 21 21 × 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 21.35 ये आएगा जी इसका स्क्रीन कांस्टेंट, यानी कि Z इफेक्टिव इसका आएगा बेटा कितना, एटॉमिक नंबर है 23 माइनस 21.35, तो ये आ जाएगा बेटा 10 में 5 गया 5 और 3 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, इतना 1.65। जरा ध्यान से देखो Z इफेक्टिव कितना कम है, इसलिए कहते हैं डी ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत ज़्यादा क्या होती है, पुअर होती है। देखो डी ने कितना कम पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिया। सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होती है बेटा S की, देन होती है P की, देन होती है D की, देन होती है F की, ठीक है। ये ऑर्बिटर के हिसाब से, अगर नंबर के साथ चल रहे हैं तो 1s की शील्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग, देन 2s, देन 3s, देन 4s, देन 5s, ठीक है। आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू। P में लेके चलो तो 2p, देन 3p, देन 4p, देन 5p, ऐसी 3d, देन 4d, देन 5d, ऐसी 4f, देन 5f, ठीक है। ये लो जी, मैंने आपके सामने एक पूरा ही कंसेप्ट रख दिया, ठीक है, नोट कर लो इतना। तो जैसा कि देखा अभी आपने कि यहाँ तक हमने किया था, तो स्क्रीन कांस्टेंट क्या होता है, स्लैटर्स रूल क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया। तो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस, जिसमें टाइप्स पढ़ेंगे हम, उनके वेरिएशंस पढ़ेंगे, ओके। तो अब इसके बाद का जो आएगा वो आपका आएगा एटॉमिक साइज़, उसका वेरिएशंस, उसमें एक्सेप्शन केस वो हम करेंगे, ठीक है। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, I'll definitely reply. God bless you.